नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दिन है सोमवार और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दो बड़े एडिटोरियल की चर्चा करेंगे। पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो भारत में असमानता से रिलेटेड है, पार्टिकुलरली गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई है इंडिया में, उसको हम कैसे करके दूर कर सकते हैं। आप यदि टॉप 1% लोगों को उठा लें तो इनके पास इंडिया का जो 40% पैसा है ना, वो इन्हीं लोगों के पास में है। बाकी का जो 60% बचा हुआ पैसा है वो 99% लोगों में बटा हुआ है। उसमें से भी जो ऊपर वाले लोग हैं उनके पास में ज़्यादा पैसा है। तो ये जो इनइक्वालिटी है भारत में क्यों पाई जाती है, इसका क्या रीजन है, असमानता किसको कहते हैं, इनइक्वालिटी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत में इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सरकार को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत है। तो पहला एडिटोरियल हमारा इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। सेकेंड वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं ये माइग्रेंट लेबर के ऊपर है। माइग्रेंट लेबर कौन लोग होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, हम गांव की बात करते हैं। गांव का एक किसान है जिसके पास में मात्र 2 एकड़ खेती है। अब वो क्या काम करता है? एग्जाम्पल के तौर पर अभी गेहूं की कटाई हो चुकी है खेतों में, अब गैप आ गया है, अभी कोई काम नहीं है, तो वो क्या काम करेगा? शहर की तरफ जाएगा, नागपुर जाएगा, भोपाल जाएगा, दिल्ली जाएगा पैसा कमाने के लिए। और जैसे ही खेती का काम चालू होगा वो वापस आ जाता, अपना खेती बाड़ी के काम में लग जाता है। माइग्रेंट लेबर क्या क्या चीज़ों को फेस करते हैं पहले कभी कोई नहीं जानता था। इनके बारे में कभी कोई आवाज़ भी नहीं उठाता था। इनके बारे में आवाज़ उठाई गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। कोरोना जब लगा था तो सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब हुई थी माइग्रेंट लेबर्स की ही हुई थी। लॉकडाउन लगा दिए हैं, आने जाने के लिए साधन नहीं है, पैदल कईयों किलोमीटर तक जा रहे हैं बेचारे। किसी के पैर में छाले आ गए हैं, किसी को कोई दिक्कत है तो किसी को कोई दिक्कत है। उस समय में सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने डेटाबेस मांगा था केंद्र सरकार से कि आप हमें आंकड़े दीजिए कि कितने हमारे देश में माइग्रेंट लेबर है और आप उनके लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने बोला था कि माइग्रेंट लेबर से रिलेटेड हमारे पास में कोई जानकारी नहीं। इसके बाद सरकार ने क्या काम करी, एक वेबसाइट चालू करी और उस वेबसाइट के माध्यम से सरकार ने ये निर्धारित किया था कि जितने भी जो माइग्रेंट लेबर है ना, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, वो इस वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब हाल फिलहाल में अभी चुनावी घोषणा करी गई है जिसमें बीजेपी का कहना है कि जो जो लोग रजिस्टर्ड हुए हैं इस वेबसाइट में उनको आने वाले टाइम में फ़ायदा हम देने वाले हैं। कैश दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। अब जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं उनका क्या होगा, दिक्कत वाली बात यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि अभी भी गांव देहात के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं इन सब चीज़ों की जानकारी उनको बिल्कुल भी नहीं रहती है। यदि सरकार ऐसा करती है तो सबसे पहली बात तो ये है अवेयरनेस फैलाना। कोई भी स्कीम चल रही है तो गांव तक, गांव के एक एक घर तक यदि सरकार की ये स्कीम की जानकारी पहुंच गई है तो जाहिर सी बात है लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और यदि नहीं पहुंचती है तो सरकार की स्कीम का कोई फायदा ही नहीं है, बहुत सारे लोग इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे। इस एडिटोरियल में फोकस किया जाता है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है, दोनों ने माइग्रेंट लेबर का मुद्दा उठाया है और अलग अलग स्कीम की घोषणा करी है। बीजेपी उन लोगों को सम्मान देना चाहती है, पता नहीं है कैसे टाइप का सम्मान है, और कांग्रेस का कहना है कि जो मनरेगा की मजदूरी है वो हम आप वृद्धि करेंगे। इसके अलावा जो महिलाएं बाहर काम करने के लिए जाते हैं उनको हम रहने की व्यवस्था देंगे। इसके अलावा भी ऐसी कुछ सुविधाएं हैं जिनकी घोषणा कांग्रेस की तरफ से करी गई। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो कि दोनों पार्टियों ने छोड़ दिए हैं, और वो इसलिए छोड़ते हैं कि आने वाले समय में उनको फिर से ये मुद्दा उठाना है। एक चीज़ जो यहाँ पर आती है वो ये है कि यदि मैं कोई सरकारी कंपनी की भी बात करता हूँ, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ही यदि मैं बात कर लूँ, यहाँ पर मैंने क्या देखा हूँ, जो
ठेकेदारी में काम करने वाले लोग रहते हैं ना, कंपनी बोलती है, सरकारी कंपनी बोल रही है कि हम इनको 400, 450, 480 रुपया दे रहे हैं, डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाल रहे हैं। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि वो अकाउंट से पैसा कौन निकालेगा, उनका ठेकेदार निकालेगा, उसमें से कुछ पैसा अपनी जेब में रखेगा और बाकी का पैसा उनको वापस कर देगा। ऐसा सिस्टम चला रहा है। अब आप कह जरूर रहे हो कि हम डिजिटल माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट उनके खाते में डाल रहे हैं, लेकिन खाते में डालने का भी क्या मतलब है आपका? कभी ग्राउंड लेवल पर जाकर के आपने पूछा है किसी माइग्रेंट लेबर से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लेबर से? ठीक है, फॉर्मल तरीके में, फॉर्मल ड्रेस में जाइए आप, तब जाकर के वो लोग असलियत बताएंगे आपको। अब इसमें तो बोला जाता है कि ऊपर वाले लोग भी खा रहे हैं, ठेकेदार भी खा रहा है, तो हम अपनी शिकायत किसको करेंगे? तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात ही आ जाती है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले एडिटोरियल के साथ में। और पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं ये भारत में इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। तो हमको जो 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है उसकी जो लाइनें हैं इस प्रकार से होने वाली हैं। यदि इनइक्वालिटी को हम एड्रेस करते हैं, ठीक है, इज़ आल्सो अबाउट क्वेश्चनिंग द नेचर ऑफ ग्रोथ इटसेल्फ। इसका मतलब ये है हमारे देश की जो ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसके ऊपर भी हम क्वेश्चन थोड़ा खड़ा कर रहे हैं। इसमें भी हमें सुधार करने की ज़रूरत है। विच इज़ नाउ अनइक्वल, क्योंकि हमारे देश में जो ग्रोथ हो रही है वो खुद अपने आप में अनइक्वल ग्रोथ बता रही है। एंड हमें ये भी इंश्योर कर देते हैं कि हमारे देश में और भी ज़्यादा जॉब जनरेट हो सके। मतलब ये है, यदि हम इनइक्वालिटी को एड्रेस कर देते हैं तो इससे दो चीज़ें और भी हैं जिनको हम सॉल्यूशन ला सकते हैं। पहले नंबर की बात यह है, भारत की जो इकोनॉमिक अनइक्वल ग्रोथ हो रही है उसको रोका जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम जॉब जनरेट कर सकते हैं। कुछ एविडेंस ऐसे हैं जो कि बताते हैं हमारे इंडिया में इनइक्वालिटी तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। जैसे कि हम बात करते हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटाबेस की, तो यहाँ पर 2022-23 के दौरान 22.6% जो नेशनल इनकम है वो चली जाती है किसके पास में? टॉप 1% लोगों के पास में, जो कि हाईएस्ट है 1992 से यदि हम देखें तो। देश की जितनी भी इनकम हो रही है उसका 22% हिस्सा टॉप 1% लोगों के पास में है, और ये अपने आप में एक हाईएस्ट रिकॉर्ड है 1922 से ही यदि हम देखें तो। मतलब हमारे देश में जो वेल्थ इनइक्वालिटी है वो और भी ज़्यादा डार्क पिक्चर देती है, जो कि कहा जा रहा है कि हमारे देश के जो टॉप 1% लोग हैं, टॉप 1% पॉपुलेशन है, उनके पास में इंडिया के वेल्थ का 40% शेयर मौजूद है। तो आप सोच सकते हैं कितनी खराब हालत है हमारे देश की। देखिए, जो इलेक्शन का इशू है काफ़ी वेलकमिंग वाला है, लेकिन आज के समय की जो कंडीशन है इसको समझने की हमको ज़रूरत है। जैसे कि कुछ जो लोग हैं उनके साथ में जो गलत हो रहा है, उनके साथ में जो भेदभाव किया जा रहा है, क्या उसको आप एड्रेस कर पा रहे हैं? एंड हमारे देश में आज के टाइम में कुछ कंपनियां ही ऐसी हैं जो कि अच्छा कर रही हैं, जबकि बाकी की जो बची हुई पॉपुलेशन है कंटिन्यूस स्ट्रगल कर रही है डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कि कम से कम थोड़ा अच्छा खासा रुपए वाली सैलरी वाली हमको नौकरी मिल जाए। बाकी की बची हुई पॉपुलेशन इसी चीज़ को फेस कर रही है बुरी तरह से। तो जो आज के समय में आज की जो कंडीशन है उसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन का मतलब ये है जो फ़ायदा होता है सबसे पहले टॉप वाले लोगों को जा रहा है, इसके बाद ये जो है फ़ायदा कहाँ जा रहा है? नीचे वाले लोगों की तरफ जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले फ़ायदा मिलना चाहिए गरीब लोगों को। तो हमने ये जो लॉजिक रखे थे कि ट्रिकल डाउन यदि हमारे देश में चल रहा है, जिसके अंतर्गत सरकार वेल्थ क्रिएटर को सपोर्ट करती है, वेल्थ क्रिएटर लोग ज़्यादा जॉब जनरेट करेंगे एंड इससे क्या होगा? इससे प्रॉस्पेरिटी फैलेगी। लेकिन आज के समय में ये थ्योरी फेल हो चुकी है
और ना ये चीज़ थ्योरी इंडिया के लिए है, साथ ही साथ वर्ल्ड में भी ये थ्योरी कोई काम नहीं आ रही है, इसलिए जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो कम नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर के आज के समय में आप केवल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी। जबकि हमारे देश में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी जाती है। अब इसके बाद यदि हम बात करें टैक्स वाले सिस्टम की, आज के समय में ऐसा बोला जाता है कि सरकार को कुछ भी काम करना है तो जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का वो काम करे, एक हाथ से लेगी और दूसरे हाथ को देगी। लेकिन सरकार आज के समय में जो टैक्स ले रही है उसके ऊपर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडिया इज़ नॉट ओनली हैज़ ए लो टैक्स जीडीपी रेशियो। हमारे देश में जीडीपी के हिसाब से जिस प्रकार से ग्रोथ हो रही है उसी हिसाब से टैक्स का रेशो नहीं बढ़ रहा है। अदर यदि हम मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात कर लें तो इंडिया का जो टैक्स जीडीपी रेशो है वो 17% है, यदि हम ब्राज़ील जैसी कंट्रीज से इसकी तुलना करते हैं। हमारे देश में क्या सिस्टम चलता है, रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम चलता है, जिसमें क्या है, जिसके पास ज़्यादा आ रहा है जिसके पास कम आ रहा है उनको सेम डॉलर अमाउंट पेड करना पड़ता है। जबकि होना क्या चाहिए, जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स दे और जो कम कमा रहा है वो कम टैक्स दे। कुल मिलाकर के देखा जाए हमारे देश में जो डायरेक्ट टैक्स लगाया जा रहा है ये भी कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हमको नज़र नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, जो इफेक्टिव टैक्स रेट है, मतलब प्रॉफिट से टैक्स का अनुपात, कितना आप कमा रहे हैं कितना आप टैक्स दे रहे हैं, ये 2023-24 के हिसाब से 19% था फॉर कंपनीज दैट हैड मोर देन 500 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। टैक्स लगने के पहले जिन्होंने 500 करोड़ प्रॉफिट कमाया है उनको 19.14% रुपया टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा। यदि हम कंपेयर करें इस चीज़ को, कितना 24.82% फॉर कंपनीज इन द ग्रुप ऑफ 0 से 1 करोड़ प्रॉफिट। जिनका प्रॉफिट कम है उससे आप ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं और जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है उससे आप कम टैक्स ले रहे हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर हमको गड़बड़ दिखाई देती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सरकार को कहाँ कहाँ पर पैसे खर्चा करने की ज़रूरत है। सरकार जो वेलफेयर स्कीम में खर्चा करती है एंड सोशल सेक्टर में जो पैसा खर्चा करती है वो बहुत कम है, इसलिए हेल्थ के ऊपर पब्लिक स्पेंडिंग को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। आज के समय में 1.3% ऑफ जीडीपी हम खर्चा कर रहे हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत। इसको हम अचीव करने वाले हैं आने वाले 2025 में 2.5% तक। तो हेल्थ के ऊपर भी सरकार को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कोविड-19 आने के बावजूद हम ये देखते हैं कि इस प्रकार का जो मैसिव इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंडिचर में हमको नहीं देखने को मिला था। यदि हम पैसा नहीं बढ़ाते हैं तो हमने जो टारगेट रखे हैं ना उसको हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बजटरी एलोकेशन को लेकर के बात करी जाती है। केंद्र सरकार जो बजट एलोकेट करती है उसमें भी थोड़ा सा इंक्रीज करने की ज़रूरत है। जैसे कि सरकार महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत पैसा कम कर दी है। एजुकेशन जो बजट है बच्चों का उसमें कम कर दी है। इस प्रकार से इनका जो प्रोपोर्शन है ना टोटल एक्सपेंडिचर का जीडीपी के हिसाब से वो काफ़ी कम हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हमारे देश की जो ग्रोथ हो रही है वो किस प्रकार की हो रही है। तो इस प्रकार की सिचुएशन में जहाँ पर मेजर जो लाइवलीहुड का सोर्स है वो एम्प्लॉयमेंट है, केवल और केवल हमारे देश में जो स्रोत है वो आज के समय में एम्प्लॉयमेंट का है। एंड हाउ फार कैन ग्रोथ दैट डज नॉट जनरेट जॉब कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट कैसे बोल सकते हैं यदि कोई भी काम कंपनी खुल रही है, कोई भी काम चालू हो रहा है, उसमें जॉब ही जनरेट नहीं हो रही है, तो डेवलपमेंट का आखिर मतलब क्या है। अभी हाल फिलहाल में जो ग्रोथ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं रिसेंटली, वन दैट हैज़ बीन accompanied बाई जॉबलेसनेस एज विटनेस बाय ए डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट। आज के समय में मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो क्या है,
बड़ी बड़ी कंपनियां खुल रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग और अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो जॉबलेस रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार की वृद्धि भारत में हो रही है। The discussion therefore has to be on generating employment, not stress self-employment, but decent job with adequate remuneration. तो देखिए, इसलिए जो डिस्कशन है किस बात पर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर होना चाहिए। हमको ज़्यादा डिस्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, लेकिन डिसेंट जॉब कंडीशन होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात यह है, जो ग्रोथ हो रही है वो इक्विटेबल होना चाहिए। इसके लिए हमें फोकस करना चाहिए मोर इक्विटेबल ग्रोथ के ऊपर, ताकि जो परचेसिंग पावर ऑफ पीपुल है उसको हम बढ़ा सकें। दूसरे नंबर का जो प्रयास किया जा सकता है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करेगी मनरेगा जैसी स्कीम, पीडीएस जैसी स्कीम के अंतर्गत। तीसरे नंबर का जो काम किया जा सकता है वो है कैश ट्रांसफ़र स्कीम की, जैसे कि महालक्ष्मी स्कीम जो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में प्रपोज करी गई है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। अगले नंबर की बात यह है जॉब क्रिएशन की, कैसे करके हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं। पहले नंबर की बात यह है ज़्यादा से ज़्यादा जो वैकेंसी है उसको फिलअप करने की कोशिश करना है। इसके बाद जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं, जैसे कि हेल्थ सर्विस है, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, सोशल सिक्योरिटी है, इसमें सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान देना पड़ेगा। अगला कदम जो उठाया जा सकता है वो है एडिक्वेट वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट वर्क कंडीशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है, क्योंकि आज के समय में वर्कर लोग काम तो करते ज़रूर हैं, 200-250 रुपये उनको दिन का मिलता है, तो जो वेज है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो वर्क कंडीशन है उसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई महिलाओं के लिए अलग से एक रूम होना चाहिए, ताकि वो वहाँ पर जाकर के अपने बच्चों को दूध पिला सकें। उनके लिए अलग से खाने के लिए व्यवस्था होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनका जो वर्क कंडीशन है उसमें सुधार किया जा सकता है। यदि सरकार डायरेक्ट जॉब क्रिएशन करती है, कुछ प्रयास करती है, तो इससे क्या होगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। स्पेशली हम महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम है, मानव संसाधन का विकास होगा। एंड जो अनपेड केयर वर्क है जो कि महिलाएं करती हैं घरों में, अवैतनिक देखभाल का जो काम करती हैं 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, इससे उनका बोझ कम होगा और अन्य रोजगार के लिए वो फ्री हो पाएंगे। इसके बाद सेवाओं तक जो आसमान पहुंच है अभी तक, एग्जाम्पल के तौर पर पोषण से संबंधित, स्कूल से संबंधित मौके लड़कियों को कम मिल पाते हैं, तो वो अवसर भी हम बढ़ा सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट सेंटर्ड ग्रोथ पैटर्न होना चाहिए, रोजगार केंद्रित विकास का पैटर्न यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है, सरकार को ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना है जो कि छोटे मोटे रहते हैं। छोटे मोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग, जहाँ पर लोग ज़्यादा काम करते हैं। मशीनों से कम काम होता है, इंसानों से ज़्यादा काम होता है। इसके बाद स्किल ट्रेनिंग को प्रमोट करना है। ओवरऑल जो ह्यूमन कैपिटल है हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर, उसमें भी हमें सुधार करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं वो पार्टिसिपेट करें लेबर मार्केट में। इसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि मैटरनिटी इंटाइटलमेंट उनको दीजिए, चाइल्ड केयर की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, सेफ़ एंड अफोर्डेबल एकोमोडेशन होना चाहिए, तब जा कर के इनइक्वालिटी को हम ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, ये हाल फिलहाल में जो चुनावी घोषणा करी जा रही है, चुनावी घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं, मतलब इलेक्शन मैनिफेस्टो जो जारी किए जा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा, उनमें इस बार माइग्रेंट लेबर के लिए भी कुछ कुछ स्कीम लाए जाने का प्रावधान किया गया है। देखिए, माइग्रेंट लेबर के लिए इन्होंने व्यवस्था तो अच्छी करी है, मतलब अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादे तो अच्छे किए हैं, लेकिन फिर भी
कुछ ऐसे क्रिटिकल सेक्टर हैं, कुछ ऐसे क्रिटिकल क्षेत्र हैं जहां पर फोकस करने की ज़रूरत है, उसकी अनदेखी करी गई है इलेक्शन मैनिफेस्टो में। इसके ऊपर हमें 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। तो ये तो जाहिर सी बात है, बीजेपी वाले को देख करके कांग्रेस और कांग्रेस वाले को देख करके बीजेपी, दोनों ही इस मुद्दे को उठा लिए हैं। अब आने वाले इस टाइम में देखते हैं कि कितने सफल हो पाते हैं इनकी स्कीम। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इलेक्शन मैनिफेस्टो आखिर होता क्या है। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि पार्टी का विजन, इंटेंशन एंड प्रोमिसेस के बारे में बताता है कि आने वाले 5 साल में हम क्या क्या करने वाले हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही कंसर्न जताए हैं माइग्रेंट लेबर को लेकर के उनके मैनिफेस्टो में 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। अभी तक कोई भी इनके बारे में पूछता नहीं था, कोई भी इनको जानता तक नहीं था कि माइग्रेंट लेबर कोई होते हैं। जब से कोरोना आया था और उसके बाद सरकार ने लॉकडाउन लगाई, तब जाकर के पता चला कि ये जो माइग्रेंट लेबर भी हमारे देश में हैं। एंड देखा जाए हमारे देश में 600 मिलियन इंटरनल माइग्रेंट्स रहते हैं एंड ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए। पार्टिकुलर जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये जो माइग्रेंट लेबर है ना, गांव के छोटे मोटे किसान लोग रहते हैं जिनके पास कम ज़मीन है, जिनके पास ज़मीन नहीं है। ऐसे लोग क्या काम करते हैं, शुरू में तो देखते हैं कि गांव में कहीं उनको काम मिल सकता है क्या। तो नॉर्मली ये बड़े किसानों के यहाँ पर खेतों में जाते हैं, जैसे कटाई का काम है, खाद फेंकना है, दवाई का छिड़काव करना है, इस प्रकार के कामों में ये शुरू में लगते हैं। यदि उनको गांव में रोजगार नहीं मिलता है तब ये लोग माइग्रेशन करते हैं कहाँ, शहर की तरफ में। और शहर में फिर इनकी जो वर्क कंडीशन है, इनके कार्य के जो घंटे हैं, इनको जो मजदूरी दी जा रही है, हेल्थ, मेडिकल, बच्चों की पढ़ाई, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको प्रभावित करती हैं। तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, इसमें कौन कौन से चुनावी घोषणा हमको देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ की घोषणा करी गई है वो है श्रमिकों का सम्मान। इसमें बीजेपी की तरफ से बोला है कि ई श्रम पोर्टल, ई श्रम वेबसाइट के अंतर्गत जितने भी लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, श्रमिक लोग रजिस्टर्ड हैं, उनको व्यापक लाभ मिलने वाला है। अब सरकार ये लाभ कैसे करके देने वाली है ये तो आने वाले टाइम पीरियड में पता चलेगी, कि नोट देगी कि क्या करेगी, अभी ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो एक काम जो अच्छा किया गया था वो ये था कि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब क्वेश्चन पूछा था कि आप थोड़ा बताइए माइग्रेंट लेबर के बारे में, कितने क्या है और उनके लिए आप क्या क्या कर रहे हो, सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए सबसे पहले उसने क्या काम करी, एक वेबसाइट बनाई और उसमें लोगों से आग्रह किया है कि आप अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर्ड करिए। उस वेबसाइट का नाम है ई श्रम पोर्टल। तो यहाँ पर जाकर के आपको डॉक्यूमेंटेशन है, रजिस्ट्रेशन का काम करना पड़ेगा। ये भी थोड़ा सा मुश्किल काम है, झंझट वाला काम हो जाता है। अब इन रजिस्टर्ड लोगों में से सरकार ये निर्धारित करेगी कि भाई कौन माइग्रेंट लेबर है, कौन माइग्रेंट लेबर नहीं है। यहाँ पर दिक्कत ये पैदा हो जाती है क्योंकि इसमें 295 मिलियन वर्कर लोग अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो इसके लिए आपने जो डाटाबेस तैयार किया है माइग्रेंट के लिए, ये एक प्री रिक्वायरमेंट रहेगी उनकी मीनिंगफुल इंक्लूजन के। लेकिन इतने सारे लोगों में से आप कैसे छांटोगे कि कौन माइग्रेंट लेबर वर्कर हैं, ये यहाँ पर दिक्कत पैदा होती है। इसके साथ ही साथ सरकार ने जो वेबसाइट लॉन्च किया था ई श्रम, इसके अंतर्गत आधार सीडिंग की व्यवस्था करी गई है। टेक्निकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा खड़ा करता है जिसको अभी तक आपने एड्रेस नहीं किए हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे करके इसमें शामिल हो सकते हैं, इसमें जो झंझट आ रही है उसको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके बाद 6वें नंबर की बात यह है, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन हैं अभी तक। कैसे मिसकॉन्सेप्शन, कुछ लोग मान रहे हैं कि यदि मैं इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कर लेता हूं तो इसके बाद पैसा मेरे बैंक खाते में आ जाएगा। लेकिन सरकार ने अभी तक इस चीज़ को बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया है।
इसके बाद बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो है उसमें क्या बोला है कि हम स्पेशल ट्रेन सर्विस को इन्हेंस करेंगे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। मतलब जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा कमाई करने के लिए जाते हैं वहाँ के लिए हम कुछ ज़्यादा ट्रेनें चलाएंगे, स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। पिछले साल रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री ने ये भी बोला था कि वो भारत में प्रमुख प्रवासन गलियारों को जोड़ने के लिए, ठीक है, रेगुलर गैर एसी ट्रेनें चलाने की योजना बना रही है। अंतर्राज्यीय प्रवासियों की उच्च संख्या को देखते हुए ये विशेष ट्रेनें केवल मौसम के हिसाब से नहीं बल्कि पूरे साल चलनी चाहिए, यदि सरकार ऐसी ट्रेन चलाती भी है तो। इसके बाद सबसे मेन चीज़ हो जाता है कि भाई मिनिमम वेजेस उनको मिलना चाहिए, कम से भी कम इतना पैसा तो मिले कि उनको उनके दिन का खर्चा चल जाए। उसमें उनको लड़के बच्चों को भी पढ़ाना है, अपना खुद का खर्चा निकालना है, तो न्यूनतम मजदूरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो सरकार ने बोली है कि हम पीरियडिक रिव्यू करेंगे नेशनल फ्लोर वेजेस का। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है, ठीक है, आज के समय में ज़्यादातर लोगों को दिहाड़ी मजदूरी मिलती, दिन के हिसाब से रुपया मिलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग क्रिटिक्स करते हैं, ठीक है, कि ये श्रमिकों को और भी अधिक शोषणकारी परिस्थिति में धकेल सकता है। मैं पैसा ज़्यादा दे रहा हूँ, काम ज़्यादा लूँगा। तीसरे नंबर की बात ये है, इससे पलायन भी होगा। पलायन कैसा होगा? आज के समय में भी कुछ स्टेट ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, कुछ कम दे रहे हैं, किसी शहर में ज़्यादा, किसी शहर में कम है, तो लोग उधर जाएंगे जहाँ पर उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। मतलब जो इनका प्रवासन है ना, वो किसी एक जगह में ज़्यादा हो जाएगा, फिर दूसरी जगह मजदूरों की कमी चल जाएगी। इसके साथ ही साथ बीजेपी का कहना है कि हम कुछ सामाजिक सुरक्षा उपाय भी करने वाले हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग, एक्सीडेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है वर्कर के लिए, इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मतलब यदि ये लोग काम छोड़ते हैं, रिटायर होते हैं, तो कुछ सोशल स्कीम इनको मिल सके, ऐसी इसकी व्यवस्था भी करी गई है। लेकिन ये जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, इसमें बोला जाता है कि जो महिलाएं हैं, चिल्ड्रन हैं, यंग माइग्रेंट हैं, जो कि अलग टाइप का चैलेंज फेस कर रहे हैं, उनको इग्नोर किया गया है। 2021 में नीति आयोग ने प्रिपेयर किया था एक ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी, लेकिन मैनिफेस्टो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं बोलता है। इसके बाद बात करी जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट विलेज को लेकर के, ठीक है। तो सरकार क्या है, शहर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, गांव के ऊपर फोकस नहीं कर रही है। तो इससे क्या होगा, गांव के लोगों को रोज़गार की कमी जाएगी और वो शहर की तरफ फिर भागेंगे। इसलिए सरकार को जो सस्टेनेबल विलेज डेवलपमेंट है, इसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। एंड बीजेपी ने वादा किया है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन लेकर के आएंगे, ठीक है, बट दैट में डिप्राइव माइग्रेंट वोट। इसके बावजूद भी जो माइग्रेंट लोग हैं वो वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि वो अपने घर से दूर हैं, दूसरे स्टेट में आ गए। अब वहाँ पर वो कैसे करके वोटिंग करेंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस ने कौन कौन से वादे किए हैं। तो देखिए, कांग्रेस का कहना है कि हम रेगुलेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइग्रेंट को, एंड हम लोग इंश्योर करेंगे राशन कार्ड होल्डर की जो संख्या है उनको अपडेट किया जाएगा। पीडीएस जो कवरेज है उसको हम और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, एंड बोला जा रहा है कि पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत अच्छा खासा पैसा एलोकेट किया जाएगा। एंड जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है उनको इंटीग्रेट किया जाएगा, एंड लॉन्च किया जाएगा मिड डे मील स्कीम को, जो कि माइग्रेंट लेबर को भी फ़ायदा पहुंचाएगी। लेकिन वो जो पीडीएस की पोर्टेबिलिटी है उसके ऊपर अभी भी साइलेंट है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला है। अब हम बात करते हैं अगली मनरेगा के मजदूरों के लिए। तो कांग्रेस की सरकार का कहना है कि हम 400 रुपया तक इनको दिन के देने वाले हैं, ठीक है। तो 400 रुपया डेली के हिसाब से इनको दिया जाएगा। The availability of employment in a locality reduce distress out migration। 2 फायदे इससे होते हैं कि यदि इनको अच्छा खासा पैसा मिलता है, समय में सैलरी पैसा मिल जाता है, तो ये लोग गांव से बाहर कमाई करने के लिए नहीं जाएंगे, मतलब गांव में ही रोज़गार अवेलेबल करा दिया जाएगा।
इसके बाद जिस प्रकार से मनरेगा गांव में चलती है, ठीक उसी प्रकार के लिए हम शहरी मनरेगा स्कीम लेकर के आएंगे, ऐसा कांग्रेस का कहना है। इसके बाद सेम वर्क सेम वेजेस के ऊपर भी बात करी जाती है कि स्त्री और पुरुष यदि दोनों लोग बराबरी का काम कर रहे हैं तो उनको बराबरी का पैसा दिया जाएगा, बराबरी की सैलरी दिया जाएगा। मतलब जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ना, उसको रोका जाएगा। अगला जो कदम है महिलाओं के लिए है कि महिलाओं के लिए शेल्टर की व्यवस्था करी गई है। यदि वो कहीं कमाने के लिए जाती हैं तो इससे क्या है, वो अच्छी जगह में रहेंगी एंड बेहतर सुविधाएं उनको मिल पाएंगी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान नहीं दिया है, जैसे कि जो लेबर मार्केट है वो लेबर का जो शोषण करता है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। एंड काम का जो फ्रेगमेंटेशन है, कहीं मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, ये अलग बात हो गई। एंड जो बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, फोर्स लेबर कंडीशन जो कराई जाती है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करी जाती है। अब यदि हम देखें दोनों पार्टियों की बात करें कि दोनों पार्टियों ने ही क्या क्या चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया, जैसे कि पब्लिक हेल्थ इंक्लूजन, एजुकेशन ऑफ माइग्रेटिंग चिल्ड्रन, हाउसिंग, वाटर, सैनिटेशन, लीगल एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए जो पॉलिटिकल विल है ना, वही चेंज कर सकती है माइग्रेंट लेबर की ज़िंदगी को एंड उनकी फैमिलीज़ को। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये देखने वाले हैं ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग। इंडिया में मानव अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाली एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके बारे में एक न्यूज़ आई है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके लिए बेसिक जानकारी देखते हैं। तो ये जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी मानी जाती है। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से न्यायालय की तरह काम नहीं करता है, आधा न्यायालय है, समझ लीजिए आधी पावर है। हमारे देश में जहाँ कहीं भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम, प्रमोट करने का काम ये संस्था करती है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को। इसके लिए कानून पारित किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट PHRA 1993 में। NHRC रिस्पॉन्सिबल माना जाती है हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको प्रोटेक्ट करे, जैसे कि उनकी लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी। इसके कुछ कुछ फंक्शन यहाँ पर बताए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट वायलेशन कहीं पर हो रहा है तो उसकी कंप्लेन होती है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट जो बनाए गए हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर उनको स्टडी करना एंड रिव्यू करना कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविज़न को जो कि प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स को। साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, रिसर्च एंड अवेयरनेस फैलाना, कैसे करके हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रोक सकते हैं, इसके लिए भी कुछ कुछ प्रयास किए जाते हैं। NHRC के अंतर्गत एक चेयरपर्सन रहता है और 8 अदर मेंबर्स रहते हैं, जैसे कि एक जो रहेगा वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहेगा, 2 जो मेंबर रहेंगे इनको बोला जा रहा है इसके पास नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत, एंड 4 जो लोग रहते हैं बोला जा रहा है बाकी के जो 4 लोग हैं ये डीम्ड मेंबर के अंतर्गत रहते हैं। वहीं यदि हम बात करें जो चेयरपर्सन रहेगा वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या फिर एक जज जो कि सुप्रीम कोर्ट का होगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उनको और इसके लिए रिकमेंडेशन दिया जाता है 6 मेंबर कमेटी के द्वारा। तो जो चेयरपर्सन हैं होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 3 years और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 years विच एवर इज अर्लियर। 3 साल का इनका कार्यकाल रहता है या फिर 70 साल तक की उम्र तक ये काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो ह्यूमन राइट्स संस्था है, ठीक है, NHRC है। NHRC का अभी न्यूज़ में क्यों रही? हाल फिलहाल में देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ इस एजेंसी को रेटिंग दी जाती है A या फिर B। A की कैटेगरी यदि उसको दी जा रही है मतलब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में उसकी वोटिंग की पावर पता चलती है।
वोटिंग की पावर अच्छी रहेगी। यदि उसको रेटिंग कम कर दी जाती है तो उसकी जो वोटिंग की पावर है ना वो कम हो जाएगी। इसके लिए ये देखा जाता है कि भाई ये कितने हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों को सेव कर पा रही है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, ठीक है, 9 जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं इसमें इंक्लूड है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच एंड CIVICUS। इन्होंने एक जॉइंट लेटर लिखा था इंटरनेशनल ग्रुपिंग को। उन्होंने कंसर्न उठाया था कि जो इंक्रीजिंग रिस्ट्रिक्शन है सिविल सोसाइटी के ऊपर वो बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ में कंट्री के जनरल इलेक्शन आने वाले हैं इसके बावजूद। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे जो वेरियस डेवलपमेंट हैं, ह्यूमन राइट्स इंडेक्स हैं दैट हैव डाउनग्रेडेड इंडियाज़ रेटिंग इन द पास्ट 5 ईयर, उनके बारे में भी चर्चा किया था। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि इनको यदि आप इतनी अच्छी रेटिंग दे रहे हैं तो उसकी रेटिंग देने का मतलब ही क्या है। वहीं यदि हम हिस्ट्री की बात कर लेना कि कब कब उसको क्या रेटिंग दी गई थी, तो ज़्यादातर तो इस संस्था को A ग्रेड में ही रखा गया है। जब से ये चालू हुई है इसको A ग्रेड की रैंकिंग मिली है 2006 में, 2011 में, जबकि इसका जो स्टेटस है इसको रोक दिया गया था सन 2016 में एंड इसको रिस्टोर कर दिया गया था 1 साल के बाद में। अकॉर्डिंग टू ए 6-point सबमिशन बाय SCA इन मार्च 2023, NHRC हैज़ फेल्ड टू क्रिएट कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी एबल टू ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये खड़ी हो जाती है, ये जो संस्था है ना वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं करती है, ऐसा इसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं दोस्तों वो दुबई से रिलेटेड है। तो दुबई जो है दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनाने के चक्कर में है, तो इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। दुबई ने अनाउंसमेंट किया है संडे के दिन कि उसने काम चालू कर दिया है, एक नया टर्मिनल बनाने वाला है वो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गल्फ एमिरात के which the Gulf Emirates ruler said will become the world's largest, जो कि विश्व का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा। इसकी कीमत रहेगी $35 बिलियन की। बोला जाता है कि इसके लिए जो डिज़ाइनिंग का काम है उसके लिए हमने अप्रूवल दे दिया है। न्यू पैसेंजर टर्मिनल बनने वाला है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड आर कमेंसिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एट कॉस्ट ऑफ $128 बिलियन AED, मतलब $34.85 बिलियन, इतना पैसा खर्चा होने वाले हैं। एक बार यदि ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाता है तो बोला जा रहा है कि ये जो एयरपोर्ट है हैंडल कर पाएगा 260 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी एनुअली। एंड सरकार का कहना है शेख मोहम्मद का कि ये विश्व का लार्जेस्ट कैपेसिटी मानी जाती है एंड 5 टाइम्स साइज रहेगा इसका करंट जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयर हब्स माना जाता है। दुबई जो एयरपोर्ट है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यस्ततम हवाई अड्डों में गिना जाता है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अभी कैपेसिटी है 120 मिलियन पैसेंजर की एनुअली, जो कि इसको बढ़ा करके वो डबल कर रहे हैं, 12 दूनी 24, लेकिन ये रहेगा कितना 260 मिलियन पीपुल एनुअली।